लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा गोपाल सिंह ने जब रामदीन को चिट्ठी और अंगूठी देकर जमानिया भेजा था तो यद्यपि चिट्ठी में लिख दिया था कि परसों रविवार को शाम तक हम लोग वहां यानी पिपलिया घाटी पहुंच जाएंगे, मगर रामदीन को समझा दिया था कि रविवार को पिपलिया घाटी पहुंचना हमने यों ही लिख दिया है। वास्तव में हम वहां सोमवार को पहुंचेंगे। अस्तु तुम भी सोमवार को पिपलिया घाटी पहुंचना, जिसमें ज्यादा देर तक हमारे आदमियों को वहां ठहरकर तकलीफ न उठानी पड़े, और 200 सवारों की जगह केवल 20 सवार लाना। ये बात असली रामदीन को तो मालूम थी, और वो मारा न जाता तो बेशक रथ और सवारों को लेकर राजा साहब की आज्ञानुसार सोमवार को ही पिपलिया घाटी पहुंचता। मगर नकली रामदीन अर्थात लीला तो उन्हीं बातों को जान सकती थी जो चिट्ठी में लिखी हुई थी। अस्तु वो रविवार ही को रथ और 200 फौज लेकर पिपलिया घाटी जा पहुंची, और जब सोमवार को राजा साहब वहां पहुंचे तो बोली, आश्चर्य है कि आपके आने में पूरे 8 पहर की देर हुई। ये सुनते ही राजा साहब समझ गए कि ये असली रामदीन नहीं है। उसी समय से उन्होंने अपनी कार्रवाई का ढंग बदल दिया और लीला तथा माया रानी का सब बंदोबस्त मिट्टी में मिल गया। वे उसी समय 2-4 बातें करके पीछे लौट गए और दूसरे दिन औरतों को अपने साथ न लाकर केवल भैरव सिंह और इंद्रदेव को साथ लिए हुए पिपलिया घाटी में आए। इस जगह ये भी लिख देना उचित जान पड़ता है कि दूसरे दिन पिपलिया घाटी में पहुंचकर लीला के लाए हुए सवारों के साथ रथ पर चढ़कर जमानिया पहुंचने वाले गोपाल सिंह असली न थे, बल्कि नकली थे, और भैरव सिंह ने लीला के साथ जो सलूक किया वो असली राजा गोपाल सिंह के इशारे से था। अब तो हमारे पाठक ये जानना चाहते होंगे कि यदि वो राजा गोपाल सिंह नकली थे तो असली गोपाल सिंह कहाँ गए, या वो किस सूरत में गए। तो इसके जवाब में केवल इतना ही कह देना काफी होगा कि असली गोपाल सिंह नकली गोपाल सिंह के साथ इंद्रदेव की सूरत बनाकर रथ पर सवार हुए थे, और जमानिया पहुंचने के पहले ही नकली गोपाल सिंह को समझा बुझाकर रथ से उतर किसी तरफ चले गए थे। ये सब हाल यद्यपि बयानों से पाठकों को मालूम हो गया होगा, परंतु शक मिटाने के लिए यहां पुनः लिख दिया गया। राजा गोपाल सिंह के होशियार हो जाने के कारण माया रानी ने तिलिस्मी बाग में तरह तरह के तमाशे देखे, जिसका कुछ हाल तो लिखा जा चुका है और बाकी आगे चलकर लिखा जाएगा, क्योंकि इस समय हम इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का हाल लिखना उचित समझते हैं। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने जब खिड़की में कमंद लगा हुआ ना पाया तो उन्हें ताज्जुब और रंज हुआ। थोड़ी देर तक खड़े उसी बाग की तरफ देखते रहे, और तब आनंद सिंह से बोले, क्या हम लोग यहां से कूद नहीं सकते? आनंद सिंह, क्यों नहीं कूद सकते? अगर इस बात का ख्याल हो कि नीचा बहुत है तो कमरबंद खोलकर इस दरवाजे के सीकचे में बांध और उसके सहारे कुछ नीचे लटक कर कूदने में मालूम भी ना पड़ेगा। इंद्रजीत सिंह, हाँ तुमने ये बात ठीक कहा। कमरबंदों के सहारे हम लोग आधी दूर तक तो जरूर ही लटक सकते हैं, मगर खराबी यह है कि इन दोनों कमरबंदों से हाथ धोना पड़ेगा, और इस तिलिस्म में नहाने धोने की सुविधा इन्हीं की बदौलत है। खैर, कोई चिंता नहीं, लंगोटे से भी काम चल सकता है। अच्छा लाओ, कमरबंद खोलो। दोनों भाइयों ने कमरबंद खोलने के बाद दोनों को एक साथ जोड़ा और उसका एक सिरा दरवाजे से लगे हुए सींकचे के साथ बांधकर दोनों भाई बारी बारी से नीचे लटक गए। कमरबंद ने आधी दूर तक दोनों भाइयों को पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों को कूद जाना पड़ा। कूदने के साथ ही नीचे एक झाड़ी के अंदर से आवाज आई, शाबाश, इतनी ऊंचाई से कूद पड़ना आप ही लोगों का काम है, मगर अब किशोरी कामनी इत्यादि से मुलाकात नहीं हो सकती। जितने आदमी कमंद के सहारे इस बाग में लटकाए गए थे और जिन सभी को यहां छोड़ आनंद सिंह अपने भाई को बुलाने के लिए ऊपर गए थे, उन सभी को मौजूद न पाकर और इस शाबाशी देने वाली आवाज को सुनकर दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दोनों भाई चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे, मगर किसी की सूरत नजर न पड़ी। हाँ, एक पेड़ के नीचे सरयू को बेहोश पड़ी हुई जरूर देखा, जिससे उन लोगों का ताज्जुब और भी ज्यादा हो गया। इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह से, ये सब खराबी तुम्हारी जरा सी भूल के सबब से हुई? आनंद सिंह, निस्संदेह ऐसा ही है। इंद्रजीत सिंह, पहले सरयू को होश में लाने की फिक्र करो, शायद हमें इसकी जुबानी कुछ मालूम हो। आनंद सिंह, जो आज्ञा। इतना कहकर आनंद सिंह सरयू को होश में लाने का उद्योग करने लगे। थोड़ी देर में सरयू की बेहोशी जाती रही और इतने ही में सुबह की सफेदी ने भी अपनी सूरत दिखाई।
इंद्रजीत सिंह। सरयू से। तुम्हें किसने बेहोश किया? सरयू। एक नकाबपोश ने आकर एक चादर जबरदस्ती मेरे ऊपर डाल दी, जिससे मैं बेहोश हो गई। मैं दूर से सब तमाशा देख रही थी। जब आप कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गए और उसके कुछ देर बाद छोटे कुमार भी आपको कई दफे पुकारने के बाद उसी कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गए, तब उन्हीं में से एक नकाबपोश ने उन सभी को सचेत किया जो, हाथ का इशारा करके, उस जगह बेहोश पड़े हुए थे या जो ऊपर से लटकाए गए थे। इसके बाद सबको मिलकर उस हाथ से बताकर दीवार की तरफ गए और कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे। इसी बीच में छिपकर उनकी बातें सुनने की नीयत से मैं भी धीरे धीरे अपने को छिपाती हुई उसी तरफ बढ़ी, मगर अफसोस वहां तक पहुंचने भी न पाई थी कि एक नकाबपोश मेरे सामने आ पहुंचा और उसने उसी ढंग से मुझे बेहोश कर दिया जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूं। शायद उसी बेहोशी की अवस्था में मैं इस जगह पहुंचाई गई। सरयू की बातें सुनकर दोनों कुमार कुछ देर तक सोचते रहे। इसके बाद सरयू को साथ लिए उसी दीवार की तरफ गए जिधर उन लोगों का जाना सरयू ने बताया था, जो कमंद के सहारे इस बाग में उतरे या उतारे गए थे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि दीवार की लंबाई के बीचों बीच में एक दरवाजे का निशान बना हुआ है और उसके पास ही में नीचे की जमीन कुछ खुदी हुई है। आनंद सिंह। इंद्रजीत सिंह से। देखिए, यहां की जमीन उन लोगों ने खोदी और तिलिस्म के अंदर जाने का दरवाजा निकाला है, क्योंकि दीवार में अब वो गुण तो रहा नहीं जो उन लोगों को ऐसा करने से रोकता। इंद्रजीत सिंह। बेशक ये वही दरवाजा है जिस राह से हम लोग तिलिस्म के दूसरे दर्जे में जाने वाले थे, मगर इससे तो ये जाना जाता है कि वे लोग तिलिस्म के अंदर घुस गए। आनंद सिंह। जरूर ऐसा ही है और ये काम सिवाय गोपाल भाई के दूसरा कोई नहीं कर सकता। अस्तु, अब मैं जरूर ये कहने की हिम्मत करूंगा कि वो कोई दूसरा नहीं था जिसके कहे मुताबिक मैं आपको बुलाने के लिए मकान के ऊपर चला गया था। इंद्रजीत सिंह। तुम्हारी बात मान लेने की इच्छा तो होती है, मगर क्या तुम उस खास निशान को देखकर भी कह सकते हो कि वो चिट्ठी गोपाल भाई की नहीं थी जो मुझे उस मकान के कमरे के अंदर मिली थी? आनंद सिंह। जी नहीं, ये तो मैं कदापि नहीं कह सकता कि वो चिट्ठी किसी दूसरे की लिखी हुई थी, मगर यह ख्याल भी मेरे दिल से दूर नहीं हो सकता कि उन्हीं यानी गोपाल सिंह की आज्ञा से आपको बुलाने गया था। इंद्रजीत सिंह। हो सकता है, तो क्या उन्होंने हम लोगों के साथ चालाकी की? आनंद सिंह। जो हो। इंद्रजीत सिंह। यदि ऐसा ही है तो उनकी लिखावट पर भरोसा करके यही हम कैसे कह सकते हैं कि किशोरी कामनी इत्यादि इस बाग में पहुंच गई थी? आनंद सिंह। क्या ये हो सकता है कि उस तिलिस्मी किताब जो गोपाल भाई के पास थी हमारे किसी दुश्मन के हाथ लग गई और वो उस किताब की मदद से अपने साथियों सहित यहां पहुंचकर हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से तिलिस्म के अंदर चला गया है? इंद्रजीत सिंह। ये तो हो सकता है कि उनकी किताब किसी दुश्मन ने चुरा ली हो, मगर ये नहीं हो सकता कि उसका मतलब भी हर कोई समझ ले। खुद मैं ही रक्त ग्रंथ का मतलब ठीक ठीक नहीं समझ सका था। आखिर जब उन्होंने बताया तब कहीं तिलिस्म के अंदर जाने लायक हुआ। कुछ रुककर। आज के मामले में तो कुछ अजब बेढंगे दिखाई दे रहे हैं। खैर, कोई चिंता नहीं। आखिर हम लोगों को इस दरवाजे की राह तिलिस्म के अंदर जाना ही है। चलो फिर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आनंद सिंह। यद्यपि सूर्योदय हो जाने के कारण प्रातः कृत्य से छुट्टी पा लेना आवश्यक जान पड़ता है, ये सोचकर कि क्या जाने कैसा मौका आ पड़े, तथापि आज्ञानुसार तिलिस्म के अंदर चलने के लिए मैं तैयार हूं। चलिए। आनंद सिंह की बात सुनकर इंद्रजीत सिंह कुछ गौर में पड़ गए और कुछ सोचने के बाद बोले, कोई चिंता नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। दीवार के नीचे जो जमीन खुदी हुई थी उसकी लंबाई चौड़ाई 4-5 गज से ज्यादा न थी। मिट्टी हट जाने के कारण एक पत्थर की पटिया, ताज्जुब नहीं कि वो लोहे या पीतल की हो, दिखाई दे रही थी और उसे उठाने के लिए बीच में लोहे की कड़ी लगी हुई थी जिसका एक सिरा दीवार के साथ सटा हुआ था। इंद्रजीत सिंह ने कड़ी में हाथ डालकर जोर किया और उस पटिया यानी छोटी चट्टान को उठाकर किनारे पर रख दिया। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दीं और दोनों भाई सरयू को साथ लिए नीचे उतर गए। लगभग 20 सीढ़ी के नीचे उतर जाने के बाद एक छोटी कोठरी मिली जिसकी जमीन किसी धातु की बनी हुई थी और खूब चमक रही थी। ऊपर 2-3 सुराख भी इस ढंग से बने हुए थे जिससे दिन भर उस कोठरी में कुछ कुछ रोशनी रह सकती थी। आनंद सिंह ने चारों तरफ गौर से देखकर इंद्रजीत सिंह से कहा, भैया, रक्त ग्रंथ में लिखा था कि ये कोठरी तुम्हें तिलिस्म के अंदर पहुंचावेगी, मगर समझ में नहीं आता है कि ये कोठरी किस तरह से हम लोगों को तिलिस्म के अंदर पहुंचावेगी।
क्योंकि इसमें ना तो कहीं दरवाज़ा दिखाई देता है और ना कोई ऐसा निशान ही मालूम पड़ता है जिसे हम लोग दरवाज़ा बनाने के काम में लावें। इंद्रजीत सिंह: हम भी इसी सोच विचार में पड़े हुए हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आता। इसी बीच में दोनों कुमार और सरयू के पैरों में झुंझुनी और कमजोरी मालूम होने लगी और वो बात की बात में इतनी ज्यादा बढ़ी कि वे लोग वहां से हिलने लायक भी न रहे। देखते देखते तमाम बदन में सनसनाहट और कमजोरी ऐसी बढ़ गई कि वे तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर तन बदन की सुध न रही। घंटे भर के बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह की बेहोशी जाती रही और वो उठकर बैठ गए, मगर चारों तरफ घोर अंधकार छाया रहने के कारण ये नहीं जान सकते थे कि वे किस अवस्था में या कहाँ पड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हें तिलिस्मी खंजर की फिक्र हुई। कमर में हाथ लगाने पर उसे मौजूद पाया। अस्तु उसे निकालकर और उसका कब्जा दबाकर रोशनी पैदा की और ताज्जुब की निगाह से चारों तरफ देखने लगे। जिस स्थान में इस समय कुमार थे वो सुर्ख पत्थर से बना हुआ था और यहाँ की दीवारों पर पत्थरों पर गुलबूटों का काम बहुत खूबसूरती और कारीगरी का अनूठा नमूना दिखाने वाला बना हुआ था। चारों तरफ की दीवारों में 4 दरवाजे थे, मगर उनमें किवाड़ के पल्ले लगे हुए न थे। पास ही कुंवर आनंद सिंह भी पड़े हुए थे, परंतु सरयू का कहीं पता न था, जिससे कुमार को बहुत ही ताज्जुब हुआ। उसी समय आनंद सिंह की बेहोशी भी जाती रही और वे उठकर घबराहट के साथ चारों तरफ देखते हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास आकर बोले। आनंद सिंह: हम लोग यहां क्यों कर आए? इंद्रजीत सिंह: मुझे मालूम नहीं। तुमसे थोड़ी ही देर पहले मैं होश में आया हूं और ताज्जुब के साथ चारों तरफ देख रहा हूं। आनंद सिंह: और सरयू कहाँ चली गई? इंद्रजीत सिंह: ये भी नहीं मालूम। तुम चारों तरफ की दीवारों में 4 दरवाजे देख रहे हो, शायद वो हमसे पहले होश में आकर इन दरवाजों में से किसी एक के अंदर चली गई हो। आनंद सिंह: शायद ऐसा ही हो, चलकर देखना चाहिए। रक्त ग्रंथ का कहा बहुत ठीक निकला। आखिर उसी कोठरी ने हम लोगों को यहां पहुंचा दिया, मगर किस ढंग से पहुंचाया सो मालूम नहीं होता। छत की तरफ देखकर, शायद वो कोठरी इसके ऊपर हो और उसकी छत ने नीचे उतरकर हम लोगों को यहां लुढ़का दिया हो। इंद्रजीत सिंह कुछ मुस्कुराकर, शायद ऐसा ही हो, मगर निश्चय नहीं कह सकते। हां, अब व्यर्थ खड़े न रहकर हमें सरयू और नकाबपोशों का पता लगाना चाहिए। इंद्रजीत सिंह ने इतना कहा ही था कि दीवार वाले एक दरवाजे के अंदर से आवाज आई, बेशक बेशक। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।